हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th एंड चैप्टर है हमारा 10th। चैप्टर है 10th हमारा वायुमंडल में जल। आज हम आपके लिए वायुमंडल में जल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी दो बुक हैं इसकी। ज्योग्राफी की हमारी क्लास बुक की दो बुक हैं, पहले ये है और एक है हमारी भौतिक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण। ये हमारी दोनों बुक में से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने वो किए हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। वायुमंडल में जल, हमारी जो हवा में मौजूद जल वाष्प को हम आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो वायुमंडल में जो हवा होती है वो हमारे जल वाष्प को आर्द्रित कर देती है, उसे हम जल वाष्प कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो हमारी मात्रा है उसे हम घन मीटर में व्यक्त करते हैं। जल वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। सापेक्ष आर्द्रता दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता हम पॉइंट वाइज समझाते हैं। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। सापेक्ष आर्द्रता महासागर पर सर्वाधिक और महाद्वीप के ऊपर सबसे कम पाया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प की पूरी तरह पारित हवा की संतृप्त कहा जाता है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। मतलब जिस पर वो तापमान अपना जल वाष्पीकृत करता है उस पर अपनी वाष्पीकरण की मतलब ऊष्मा उसमें से निकलनी शुरू हो जाती है। यदि आर्द्रता कम हो तो हवा में नमी को अवशोषित करना तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। और जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प की धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसे हम आर्द्र एवं ठंडी हवा कहते हैं। संघनन केंद्र धूल धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं। सघन हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओशांक तक गिर जाए। ओशो तक गिर जाए मतलब जो ओस की बूंदें गिरती हैं वहां तक गिर जाए। सघन के प्रकार, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, जैसे ओश, तुषार, कोहरा, बादल, पहाड़। कोहरा शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में नमी अधिक लाता है। कोहरा भी धूप और कोहरा अधिक देखने को मिलता है। वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। बादल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला, पश्चिम मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ एवं वर्षा मेघ। पश्चिम मेघ 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई व बिखरे हुए सफेद रंग की पश्चिम मेघ होती है। और कपास मेघ की 4 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर बादल, मध्य ऊंचाई एवं निम्न ऊंचाई पर, जैसे कि ऊंचाई बादल पे पश्चिम स्तरीय, पश्चिम कपासी, मध्य ऊंचाई पे स्तरीय मध्यम, कपासी मध्यम, निम्न ऊंचाई स्तरीय कपास, स्तरीय वाष्प मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। मेघ स्तरीय वर्षा मेघ काले व स्लेटी रंग के होते हैं। मतलब ये हमारे बादलों के प्रकार हैं। जो बादल आते हैं हम पश्चिम मेघ होते हैं या कपासी मेघ होते हैं या वर्षा के मेघ बादल होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि काली घटा आ रही है तो जैसे वर्षा के बादल आ रहे हैं। कपासी मेघ जो कम से कम वर्षा होती है वो हमारे बादलों के प्रकार हो गए। वर्षा के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। पहला, संवहनी वर्षा, कपासी वर्षा, तीर ताड़ झाड़, मूसलाधार वर्षा। भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्तीय फसल वर्षा।
वर्षा क्षेत्र एवं वर्षा छाया। शुष्क, जैसे कि हम डायग्राम बना के देखते हैं कि वर्षा और शुष्क, जिस वर्षा होती है वो शुष्क हो जाती है, उसे वृद्धि छाया बोलते हैं। और जो वर्षा होती है उसे हम वर्षा कहते हैं, उसे वृक्ष क्षेत्र कहते हैं। और ये यहाँ पर गिरती है उसे वृक्ष छाया कहते हैं। इसे हम वृक्ष क्षेत्र और वृक्ष छाया कहेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। एंड थैंक यू।